इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज किसे कहते हैं और इनमें से भी यदि स्मॉल और माइक्रो का पैसा उसका बायर फंसा लेता है और उसको टाइम से नहीं देता है तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज उस पैसे को कैसे निकाल सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त CA पीयूष कुच्छल। इससे पहले कि मैं आगे अपने बात की शुरुआत करूं, मैं MSME सेक्टर का देश में क्या योगदान है या देश की आर्थिकी में क्या योगदान है, इससे आपको अवगत कराना चाहूँगा। दोस्तों, MSME सेक्टर में इस समय रजिस्टर्ड यूनिट की संख्या लगभग 6 करोड़ 30 लाख है। MSME सेक्टर में लगभग 11 करोड़ लोगों को नियमित रूप से रोजगार मिलता रहता है। MSME सेक्टर ने 2021-22 में देश की GDP में लगभग 30% का योगदान प्रदान किया है। MSME सेक्टर ने टोटल भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 50% कंट्रीब्यूट किया है और MSME सेक्टर ने भारत देश के टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 45 से 50% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट किया है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि माइक्रो यूनिट किसे कहेंगे, स्मॉल किसे कहेंगे और मीडियम यूनिट किसे कहेंगे। तो माइक्रो यूनिट कहलाने के लिए किसी भी यूनिट में प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट की सीमा 1 करोड़ और टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रखी गई है। इसी प्रकार से स्मॉल यूनिट कहलाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की सीमा 10 करोड़ और टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ रखी गई है। वहीं पर यदि किसी यूनिट को मीडियम यूनिट में कवर करना है तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट की सीमा 50 करोड़ और टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ रखी गई है। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है MSME, ये मैंने आपको बताया कि इसके देश की GDP में और आर्थिकी में कितना बड़ा योगदान है, लेकिन वहीं पर देखने में ये आता है कि इस सेक्टर की जो कमर है वो 2 चीज़ों की वजह से टूटी रहती है। पहली वजह बैंकिंग सपोर्ट सिस्टम का ना होना या बैंक लोन का जल्दी से या आसानी से उपलब्ध ना होना, और दूसरी एक वजह है कि सप्लायर जो भी सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस, उसका पैसा उसका जो बायर है वो उस पर उसको समय से नहीं लौटाता है, जिससे उसको फाइनेंशियली क्रंच रहता है या उसकी ये कह लीजिए कि जो उसकी साइकिल है वो थोड़ा सा जो पेमेंट साइकिल है वो डिले हो जाती है और उसको आगे से माल या क्रेडिट बहुत महंगा मिलता है या फिर उसको मिलता ही नहीं है। MSME एक्ट की इसी अहमियत को और इस परेशानी को दोनों को समझते हुए भारत सरकार ने इन दोनों ही मुद्दों पर काफ़ी काम करने की कोशिश की है। जहां पर बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत सारी गाइडलाइन लाई गई हैं और इंटरेस्ट कंसेशन और सिक्योरिटी फ्री लोन की व्यवस्था की गई है, वहीं पर फंसा हुआ पैसा कैसे आसानी से निकल सकता है उसके ऊपर भी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। इस वीडियो में मैं आपको दूसरा मुद्दा यानी कि जो फंसा हुआ पेमेंट है वो कैसे निकले उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। MSME सेक्टर में पहले केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को ही ऐड किया जा सकता था, लेकिन 2 जुलाई 2021 से भारत सरकार ने इसमें होलसेल और रिटेल ट्रेडर को जोड़ने की व्यवस्था भी दे दी है। इसके लिए आपको उद्यम आधार एक सर्टिफिकेट है, वो DIC की साइट पर जाकर आपको उद्यम आधार यानी कि आधार से लिंक करके एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, उसका कराना आपको जरूरी होगा। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्रेडिट पीरियड घटाने के लिए या यूँ कहिए कि जल्दी पैसा दिलवाने के लिए सरकार ने एक्ट में जो व्यवस्था दी है, अब मैं उसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो पहले भाग में आपको ये समझना है कि आपका कोई भी टर्म्स या कोई भी एग्रीमेंट जो आपने अपने बायर के साथ तय की है उसका बहुत रेलेवेंस इस नई व्यवस्था में नहीं है। तो मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूं कि जब आपका कोई एग्रीमेंट या कोई आपकी टर्म्स डिसाइड है तब क्या सीन होगा क्रेडिट पीरियड का, और अगर नहीं है तो क्या सीन होगा। तो आप इसको पॉइंट वाइज समझते चलिए। अगर आपने अपने सप्लायर अपने बायर को कोई भी गुड्स या सर्विस बिना किसी टर्म्स ऑफ क्रेडिट पीरियड के आपने सप्लाई की है, तो जिस दिन उसने आपकी गुड्स या सर्विस को एक्सेप्ट किया वही उसकी डीम डिलीवरी डेट मान ली जाएगी और उसमें उसको क्रेडिट पीरियड एक्ट के द्वारा केवल 15 दिन का प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर आपकी सर्विस और गुड्स उसने रिसीव कर ली लेकिन कोई क्वेरी उसने लगा दी या कोई उसने अभी एक्सेप्ट नहीं की है, कोई आपसे वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उस केस में 15 दिन डीम्ड एक्सेप्टेंस के माने जाएंगे और उसके बाद 15 दिन का एक क्रेडिट पीरियड उसको और दे दिया जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में जहाँ पर आपका बायर आपको माल वापस नहीं कर रहा है लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, तो उसमें भी उसकी डीम डिलीवरी
30 दिन के अंदर अंदर, या ये कहिए कि जो उसका क्रेडिट पीरियड है वो 30 दिन का मान लिया जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन ये बनती है फ्रेंड्स कि जब आपका कोई टर्म डिसाइड है, यानी कि आपने अपनी पेमेंट टर्म्स को डिसाइड किया हुआ है, तो अगर आपने वो पेमेंट टर्म 3 महीने की या 4 महीने की या 6 महीने की भी डिसाइड कर ली, तब भी इस एक्ट में वो केवल और केवल मैक्सिमम 45 दिन की पीरियड आप उसको क्रेडिट टर्म के रूप में दे सकते हैं। इसी कड़ी में अगर आपकी टर्म डिसाइड है लेकिन आपका जो बायर है वो फिर से कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन रेज करता है, तो उसको 15 दिन अगेन डीम्ड एक्सेप्टेंस के लिए मिल जाएंगे। तो अब उसका क्रेडिट पीरियड 45 दिन प्लस 15 दिन यानी टोटल 60 दिन का ही हो जाएगा। तो इस चीज से क्या समझने वाली बात है कि आपकी कंडीशन भले ही टर्म्स जो है पेमेंट की कुछ भी डिसाइड हो, लेकिन इस एक्ट के अनुसार यानी एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार आपको चलना है, और उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट को लेकर दी गई है केवल उन्हीं को ही फॉलो किया जाएगा, और ये आपकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। अब इस समय अवधि के अंदर यदि आपका बायर आपका पैसा देने में आनाकानी करता है या आपको पैसा ही नहीं देता है, तो आपके पास उसकी शिकायत करने का अधिकार आ जाता है, और ये शिकायत आपको करने के लिए एक समाधान पोर्टल बनाया गया है। उस समाधान पोर्टल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप उस लिंक का यूज़ कर उस समाधान पोर्टल को विजिट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको पॉइंट वाइज शिकायत करने का जो तरीका है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको अपने ड्यू पेमेंट पर ब्याज भी मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। समाधान पोर्टल पर आपको अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को कोट करते हुए अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, और जब आप वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो डेजिग्नेटेड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल के पास कंसिडरेशन के लिए पहुंच जाती है, और ये काउंसिल सबसे पहले आपको और आपके बायर को सेटलमेंट करने के लिए कुछ वक्त देती है। अगर उस दिए गए वक्त में आपका बायर आपका पैसा या भुगतान कर देता है या आपका कोई अन्य सेटलमेंट हो जाता है, तो यह शिकायत अपने आप ही विड्रॉ मान ली जाती है। लेकिन अगर आपके बायर ने अभी भी आपके साथ कोई सेटलमेंट करने से मना कर दिया है, तो फिर काउंसिल उसको केस में कन्वर्ट कर देती है और उसकी प्रॉपर सुनवाई लाइक ए कोर्ट चलनी शुरू हो जाती है। काउंसिल के पास भारत सरकार के द्वारा ये मैंडेट दिया गया है कि सभी शिकायतों का निस्तारण काउंसिल को 90 दिनों के अंदर अंदर कर देना है। यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर काउंसिल ने कोई भी अमाउंट आपको अवार्ड कर दी है अपने फैसले में, तो आपका जो बायर है वो अपील भी तभी कर पाएगा जब वो इस अवार्ड की गई अमाउंट का 75% काउंसिल के पास या डेजिग्नेटेड अधिकारी के पास जमा करा देगा। अब मैं लास्ट में बात करूंगा ब्याज की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत सरकार ने एक बहुत ही तगड़ा प्रोविज़न किया है, और वो प्रोविज़न ये है कि यदि आपका बायर 45 दिन के बाद भी आपका भुगतान रोक लेता है, तो उसको आपको ब्याज देना होगा, और वो भी कंपाउंडेड ब्याज, मंथली कंपाउंडेड किया जाएगा इस ब्याज को। और फ्रेंड्स, इस ब्याज की जो दर होगी वो आरबीआई के द्वारा स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट का 3 गुना होगी। तो ये बायर के लिए एक बहुत ही बड़ा एक सेटबैक होगा, और साथ ही साथ ये जो ब्याज वो आपको पे करेगा वो उसको अपने खर्चों में भी बुक नहीं कर पाएगा। तो ये डबल मार जो आपका बायर के ऊपर पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि आपको इस सब झंझट में पड़ने से अच्छा है कि आपको भुगतान ही कर दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, और अगर आपको इस संदर्भ में कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।